नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आज अपन चर्चा करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर। ये गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? ये गंगोत्री ग्लेशियर अपना उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। और गंगोत्री ग्लेशियर पर स्पेशल जो स्थान की बात करें तो वो है गौमुख, जहाँ से अपनी गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। गौमुख से यह निकलती है। तो क्या हो गई अपनी जानकारी? 2525 किलोमीटर लंबाई है। गंगोत्री ग्लेशियर पे गौमुख नामक स्थल से गंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ये हो गई अपनी बात। गंगा नदी के बहाव क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो गंगा नदी इसका जो बहाव क्षेत्र है वो कितने राज्यों में है? तो वह है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। इन 5 राज्यों में गंगा नदी का बहाव क्षेत्र है, जिनमें से सबसे ज़्यादा गंगा नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में है। तो ये आप याद रख सकते हैं। गंगा नदी भारत के अलावा एक और राज्य में बहती है, एक और देश में बहती है। तो उस देश का नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश, ये आप याद रख सकते हैं। तो गंगा नदी की अपन ने ये चर्चा कर ली कि कौन से राज्य में बहती है और कौन से देशों में बहती है। अब अपन गंगा नदी के पंच प्रयाग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले गंगा नदी के उद्गम स्थल की बात कर लेते हैं, जहाँ से गंगा नदी निकल करके आ रही है, जिसे गौमुख नामक स्थल बोला जाता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। इसमें एक छोटी सी नदी आकर के मिलती है, जिसे भिलांगना नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी को भिलांगना नदी के नाम से जाना जाता है। भिलांगना नदी की बात की जाए तो ये जो अपनी भिलांगना नदी है, ये जहाँ पर भागीरथी नदी में मिल रही है। आपको बता दूं कि भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा का पहले नाम भागीरथी था। जब ये देवप्रयाग में आती है और इसमें अलकनंदा मिलती है, तब जाकर के इसको गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो भिलांगना नदी जो है वो भागीरथी नदी में मिलती है। गंगा की बाईं तरफ से मिलने वाली पहली नदी इसको बोल सकते हैं। गंगा की नहीं बोलेंगे, भागीरथी नदी की बाईं तरफ से मिलने वाली पहली नदी बोलेंगे। ठीक है, और ये जहाँ पर स्थल है, इस स्थल को बोला जाता है टिहरी। वहीं पर टिहरी गांव भी है और टिहरी बांध भी बना हुआ है। तो गांव का नाम क्या है? नई टिहरी। इस गांव के अंदर एक डैम बना हुआ है, जिसे टिहरी डैम के नाम से जानते हैं। ये टिहरी डैम जो है, इसकी लंबाई है 575 मीटर, ऊंचाई है 261 मीटर। ये आप याद रख सकते हैं। टिहरी डैम की चर्चा की जाए तो दुनिया का 8वां सबसे बड़ा डैम है। 8वां सबसे बड़ा डैम इसको माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी टिहरी डैम की सामान्य चर्चा। इसके अलावा अपन ये जान सकते हैं कि यह टिहरी डैम विवादित रहा है। उत्तराखंड राज्य के स्थानीय निवासियों द्वारा इसका विरोध किया गया था। इसकी जो कल्पना की गई थी वो 1961 में इसकी कल्पना की जाती है और 2006 में यह बन करके तैयार होता है। इतना समय 1961 में कल्पना कर ली जाती है और 2006 में बन करके तैयार होता है। ये जो काफ़ी ज़्यादा टाइम का समय लगा है, डिफरेंस जो देखने को मिल रहा है हमें, अपन समझ सकते हैं कि टिहरी डैम एक विवादित मुद्दा रहा है, जिस पर वहाँ के स्थानीय लोगों ने टिहरी डैम के बनाने के विरोध में खड़े हुए थे। और टिहरी डैम के विरोध में खड़े होने वाले व्यक्तियों में एक व्यक्ति का नाम आता है, जिसे अपन बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा। आपने इसका नाम सुना होगा। जब 1970 में उत्तराखंड राज्य में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ आने के बाद में वहाँ पर पेड़ पौधों को लेकर के, लकड़ियों को लेकर के आंदोलन चलता है, जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये वही चिपको आंदोलन को चलाने वाला व्यक्ति है।
सुंदरलाल बहुगुणा, और सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी डैम के बारे में भी विरोध किया था, टिहरी डैम के विरोध में भी खड़े हुए थे। ठीक है, तो ये हो गई अपनी टिहरी डैम की बात, जिसमें 575 मीटर ऊंचा है, 261 मीटर ऊंचा है और 575 मीटर लंबा है, और दुनिया का 8वां सबसे बड़ा डैम है। 1961 में इसकी कल्पना की जाती है, 2006 में बनकर के तैयार होता है, क्योंकि यह विवादित था। यदि टिहरी डैम टूटता है तो टूटने के बाद में कुछ ऐसे शहर हैं जो जलमग्न हो जाएंगे, जिनमें हरिद्वार, ऋषिकेश, बिजनौर, बुलंदशहर जैसे नगर हैं, वो नगर डूब जाएंगे। इस वजह से वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा इसका विरोध किया जाता है। इससे पहले एक बाढ़ आ चुकी है 1970 में अलकनंदा नदी की वजह से, और अलकनंदा नदी की वजह से बाढ़ आने की वजह से वहाँ पर बहुत सारी जगह है डूब गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर खेती भी नहीं की जा सकी, वहाँ की वनस्पति भी समाप्त हो चुकी थी। 1970 में भयंकर बाढ़ आई थी, जिसके विरोध में फिर सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन भी चलाया था। तो वो अपन ने चर्चा कर ली कि टिहरी डैम कहाँ बना हुआ है। टिहरी डैम बिलांगना और भागीरथी नदी के संगम पर बना हुआ है, नई टिहरी गांव में। ये अपन ने चर्चा कर ली अपनी डैम की और बिलांगना नदी की। ठीक है, अब अपन चर्चा कर लेते हैं, इसमें एक और नदी मिलती है जिसे अपन अलकनंदा नदी के नाम से जानते हैं। ये अपनी अलकनंदा नदी है, इसकी भी अपने को चर्चा कर लेनी चाहिए। अलकनंदा नदी जहाँ से निकल कर के आ रही है, अलकापुरी नामक स्थल, सतोपंत ग्लेशियर, याद रखना सतोपंत ग्लेशियर, ये पॉइंट जो है जहाँ से निकल रही है उसे सतोपंत ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है, सतोपंत ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है, जहाँ से अपनी अलकनंदा निकल करके आती है। आगे लिख सकते हैं आप अलकनंदा। तो ये अपनी अलकनंदा नदी है जो सतोपंत ग्लेशियर से निकल करके चलती है, जिसे विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी जो वितरिका निकल करके आती है, इस वितरिका को विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है, और इसमें फिर एक वितरिका और मिल जाती है जिसे अपन, ये वितरिका विष्णु गंगा के नाम से जानी जाती है, और इस वितरिका को धौली गंगा के नाम से जाना जाता है। और जहाँ पर संगम बनता है इस स्थल को विष्णु प्रयाग बोला जाता है। तो ये जो वितरिका निकल रही है इसे कौन सी नदी बोलेंगे? धौली गंगा। और धौली गंगा जहाँ पर इसका संगम बनता है वो स्थल है अपना विष्णु प्रयाग। जहाँ पर धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम है उसे विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर दो नदियाँ और मिलती है, एक नदी है नंदाकिनी नदी, फिर एक नदी और मिलती है जिसे पिंडार नदी के नाम से जाना जाता है, और फिर एक नदी और मिलती है जिसे मंदाकिनी नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये अपनी नंदाकिनी नदी है, इस नदी को बोलेंगे नंदाकिनी, और नंदाकिनी जहाँ मिलेगी उसे नंद प्रयाग बोला जाता है, नंद प्रयाग बोला जाता है, जहाँ पर नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है। फिर अपनी बात आ जाती है पिंडार नदी की, इसे पिंडार नदी बोला जाता है, और ये जो पिंडार नदी अपनी जहाँ पर मिल रही है उसे कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है, इसे कर्णप्रयाग बोला जाता है। फिर अपनी मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है, इस नदी को मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है, मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है, और जहाँ पर ये संगम हो रहा है उस संगम को बोला जाएगा रुद्रप्रयाग। फिर अपनी अलकनंदा नदी गंगा में मिल जाती है, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में मिल जाती है, जिस स्थल को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ये अपने पंच प्रयाग हो गए जिनकी अपन ने चर्चा की। पहला धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम नंद प्रयाग, पिंडार नदी का अलकनंदा में संगम कर्णप्रयाग में, और फिर मंदाकिनी नदी का संगम रुद्रप्रयाग में, और फिर भागीरथी नदी का अलकनंदा में संगम देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो ये अपने पंच प्रयाग हो जाते हैं जो गंगा नदी से संबंधित हैं। फिर अपन चर्चा करते हैं अगली नदियों की। फिर अपन अगली नदियों की चर्चा करते हैं।
तो अपन ने बात की गंगा नदी की, जो गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से निकल करके आ रही है। इसमें एक छोटी नदी बिलांगना नदी मिल रही है, फिर एक बड़ी नदी इसमें अलकनंदा नदी मिल रही है, फिर यह नदी आगे निकलती है। कुछ इस तरीके से इस नदी का, गंगा नदी का अपना भाव क्षेत्र है। अलकनंदा नदी के बाद में एक नदी इसके अंदर आकर के मिलती है, जिसे रामगंगा नदी के नाम से जाना जाता है। यह रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? यह रामगंगा नदी भी दूध तोली पहाड़ी से निकलती है। दूध तोली पहाड़ी, ये दूध तोली पहाड़ी कहाँ पड़ती है? तो ये दूध तोली पहाड़ी अपनी कहाँ पड़ती है? नैनीताल के निकट, नैनीताल के पास में यह जगह पड़ती है। और दूध तोली पहाड़ी अपनी कौन से राज्य में है, कौन से ज़िले में है? तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले में है। पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल जिला उत्तराखंड राज्य का, ठीक है। वहाँ से यह नदी निकल करके आती है और गंगा में मिल जाती है। दूध तोली पहाड़ी से निकल करके आती है। रामगंगा नदी के बारे में और चर्चा की जाए तो 696 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। इस नदी की जो लंबाई है वो 696 किलोमीटर है, ठीक है। और अपन क्या चर्चा कर सकते हैं? तो रामगंगा नदी के नाम से इसको जाना जाता है। इसका नाम भी लिख लीजिए, रामगंगा, रामगंगा नदी, ठीक है। ये है रामगंगा नदी जो दूध तोली पहाड़ी से निकल रही है। 696 किलोमीटर इसकी लंबाई है। रामगंगा नदी की बात करें तो इस रामगंगा नदी पर एक बांध भी बना हुआ है। इसी नदी पर रामगंगा पर एक डैम भी बना हुआ है, जिसे कालागढ़ बांध के नाम से जाना जाता है। कालागढ़, कालागढ़ बांध। और इस कालागढ़ बांध की चर्चा की जाए तो ये अपना कहाँ पर आ जाता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये अपन ने चर्चा की। और कालागढ़ बांध की चर्चा की जाए तो 560 मीटर इसकी लंबाई है और 125 मीटर अपनी ऊंचाई हो जाती है। इससे पहले मैंने बताया था, कौन सा डैम बताया था इससे पहले मैंने टिहरी डैम बताया था, जिसकी 575 मीटर लंबाई थी और 261 मीटर ऊंचाई थी। वहीं पर अपन कालागढ़ डैम की बात करते हैं तो 560 मीटर लंबाई है और 125 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कालागढ़ डैम की बात करें तो एशिया का, इसकी ये भी लिख सकते हैं, एशिया का सीमेंट रहित बांध, और सीमेंट रहित बांध, और वो भी एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट रहित बांध है। आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। 1974 में यह बनकर के तैयार होता है। 1974 के अंदर बन करके तैयार हुआ था कालागढ़ बांध, जो कि रामगंगा नदी पर स्थित है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर। और रामगंगा नदी की एक सहायक नदी है जिसे खोन नदी के नाम से जाना जाता है। खोन नदी के नाम से जाना जाता है, आप ये भी नोट कर सकते हैं। तो ये अपन ने चर्चा कर ली रामगंगा नदी के बारे में। अब आगे अपन चर्चा करते हैं अगली नदी के बारे में। ठीक है, अब अगली अपनी नदी जो कौन सी हो जाएगी, उस नदी को अपन वरुणा नदी के नाम से जानते हैं। एक छोटी नदी है वरुणा नदी, ठीक है। और वरुणा नदी का जो उद्गम स्थल है वो प्रयागराज जिले में ही है। इस नदी को बोला जाता है वरुणा नदी, वरुणा नदी के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। ये अपनी वरुणा नदी हो जाती है, ठीक है। और वरुणा नदी जो है वो मिलती कहाँ पर है? तो यह जो वरुणा नदी अपनी मिलती है, मैंने अपने को रामगंगा नदी के बारे में नहीं बताया। रामगंगा नदी जो है अपनी वो कहाँ पर मिल रही है? तो रामगंगा नदी अपनी, इसका संगम जो हो रहा है ये कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जा रही है, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना रामगंगा नदी के बारे में। अब आते हैं वापस अपनी वरुणा नदी पर। और वरुणा नदी जो अपनी है ये वाराणसी के निकट, ठीक है, वाराणसी के निकट सराय मोहना नामक स्थल है। स्थल का नाम है सराय मोहन या फिर सराय मोहना के नाम से जाना जाता है।
इस जगह पर यह नदी मिलती है। इसकी जो लंबाई है वो 202 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो ये बहाव कर इसका क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, ये वरुणा नदी कहाँ से उद्गम होता है? इसका उद्गम होता है प्रयागराज जिले में, फूलपुर से यह निकलती है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, फूलपुर से ये निकल रही है प्रयागराज जिले से। 202 किलोमीटर लंबाई है। सराय मोहना के निकट ये कौन सी नदी में मिल जा रही है? गंगा नदी में मिल जा रही है। ये आप वरुणा नदी के बारे में याद रख सकते हैं। फिर अपनी नदी आती है अगली नदी, जिसे गोमती नदी के नाम से जाना जाता है। गोमती नदी बोल दो या फिर आदि गंगा नदी बोल दो, ये अपनी गोमती नदी हो जाती है। गोमती नदी, और इसी गोमती नदी को अन्य नाम आदि गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका दूसरा नाम कौन सा हो जाता है? आदि गंगा नाम हो जाता है। गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है, उद्गम कहाँ पर है? तो इसका उद्गम जो है गोमत ताल से, गोमत ताल। ठीक है, आप ये याद रख सकते हैं, गोमत ताल से इसका उद्गम स्थल है। ये गोमत ताल कहाँ पड़ता है? ये पीलीभीत जिले में पड़ता है। आप लिख सकते हैं पीलीभीत जिले में माधोटांडा गांव, माधोटांडा गांव, माधोटांडा, पीलीभीत, ये आप नोट कर सकते हैं। पीलीभीत जिला है, माधोटांडा गांव है, गोमत नामक ताल है, जहां से अपनी गोमती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी गोमती नदी के उद्गम की बात। इसकी बहाव क्षेत्र की बात कर लेते हैं, या फिर इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं। 960 किलोमीटर, याद रख लेना भाई, 960 किलोमीटर गंगा नदी का बहाव क्षेत्र हो जाता है। और ये जो गोमती नदी जहाँ पर इसका संगम हो रहा है, उस स्थल को बोला जाता है सेद, उस स्थल का नाम है सेदपुर, सेदपुर। और ये सेदपुर कहाँ पड़ता है? ये सेदपुर गाजीपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, तो गाजीपुर जिले के अंदर सेदपुर पड़ता है। वहाँ पर गोमती नदी कहाँ पर, किस में मिल जाती है? उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, फिर बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो इस गोमती नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है, क्योंकि इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कई अच्छी अच्छी नदियाँ हैं जिन पर शहर बसे हुए हैं। एक नदी है सई नदी, और इसी सई नदी के किनारे पर जौनपुर बसा हुआ है, जौनपुर बसा हुआ है, जौनपुर। तो ठीक है, आप ये याद रख सकते हैं कि सई नदी के किनारे पर जौनपुर बसा हुआ है, और ये सई नदी गोमती की सहायक नदी है। इसके अलावा कई और नदियां हैं। कठना नदी, कठना नदी। ठीक, उसके बाद में आ गई सरायन नदी, सरायन नदी। फिर अपनी एक और नदी आ जाती है छोहा नदी, ये अपनी छोहा नदी के नाम से हो गई। ठीक है, और अपन गोमती नदी के किनारे पर बसे हुए प्रमुख शहरों की चर्चा कर लेते हैं। डायरेक्ट अपन प्रमुख शहरों की बात कर लेते हैं। तो गोमती नदी के किनारे पर जो भी शहर बसे हुए हैं उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो गोमती नदी के किनारे पर जो शहर बसे हुए हैं उनमें एक तो आ जाता है सुल्तानपुर, एक आ जाता है जौनपुर, और एक आ जाता है लखनऊ। ये तीनों के तीनों शहर गोमती नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, आप याद रख सकते हैं। तो ये हो गई अपनी गोमती नदी की चर्चा, जिसके बारे में अपन ने जानकारी ली। अब अपन अगली नदी की बात करते हैं, जिसे गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। अपनी अगली नदी है गंडक नदी। ठीक है, इसको गंडक नदी बोला जाता है। नेपाल में, नेपाल से यह बहकर के आ रही है। ठीक है, इसका जो उद्गम स्थल है वो कौन सा उद्गम स्थल है इसका? तो अपनी गोमती नदी है, इसके कई सारे नाम हैं, इसे बहुत ज़्यादा नाम हैं जो अपने को याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इसको गंडक बोला जाता है,
गंडक नदी बोला जाता है। ठीक है, इसके और भी नाम है। एक इसको सालग्रामी नदी भी बोला जाता है, इसको सालग्रामी नदी भी बोला जाता है। और भी इसके कई नाम हैं। सालग्रामी इसको नेपाल में बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। फिर अपनी आ जाती है एक और नाम, नारायणी। इसी नदी को सप्तगंडकी के नाम से भी जाना जाता है, सप्तगंडकी के नाम से भी इसको जाना जाता है। यूनानी भूगोलवेत्ता है एक, या फिर कहें तो यूनानी भूगोलवेत्ताओं द्वारा इसको कोर्डोचेट्स के नाम से भी पुकारा जाता है, कोर्डोचेट्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो यूनानी भूगोलवेत्ताओं द्वारा इस नदी को कोर्डोचेट्स नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। और इसी नदी को महाकाव्यों के अंदर सदानीरा के नाम से भी जाना जाता है। एक ही नदी के कई सारे नाम अपन ने देख लिए हैं, सदानीरा। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। इस अपनी गंडक नदी के कई सारे नाम हैं। सालग्रामी नदी, जिसे नेपाल में सालग्रामी के नाम से जाना जाता है। फिर इसका नारायणी नाम है, सप्तगंडकी नाम है। ये कई सारे नाम हैं जो इसके हो जाते हैं। ठीक है, तो अब अपन इस गंडक नदी की और चर्चा कर लेते हैं। इस गंडक नदी की और भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो गंडक नदी जो इसकी लंबाई है वो है 765 किलोमीटर। गंडक नदी की लंबाई है 765 किलोमीटर। और जब ये आगे से नेपाल से निकल करके आती है उस समय उसमें दो नदियाँ मिलती हैं, एक तो काली नदी और एक नदी त्रिशूली नदी। तो इसकी दो सहायक नदियाँ हैं, काली और त्रिशूली, दो वितरिकाएँ हैं, काली और त्रिशूली। उन दोनों वितरिकाओं के बाद में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? इस नदी को गंडक नदी के नाम से जाना जाता है, जो 765 किलोमीटर लंबी है। इसके कई सारे नाम हैं, नारायणी, सप्तगंडकी, कोर्डोचेट्स, सदानीरा, ये इसके कई नाम हो जाते हैं। और ये जो गंगा में विलय होता है इसका, कहाँ से निकल करके आ रही है ये? इसका उद्गम स्थल नेपाल है। ठीक है, याद रखना। और ये जो संगम स्थल है वो कहाँ पर है? तो ये अपना पटना के अंदर है। ये स्थल हो गया अपना बिहार, पटना। पटना के अंदर कौन सा स्थल आएगा? तो अपन पटना के अंदर बात कर सकते हैं सोनपुर, सोनपुर हाजीपुरा, सोनपुर हाजीपुरा पटना। ठीक है, पटना कहाँ पर है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सोनपुर हाजीपुरा के अंदर ये गंडक नदी जो है अपनी, इसका संगम स्थल है। ठीक है, अब इसकी अलग एक और नदी आ जाती है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, इतना ही लिख लेते हैं, सोनपुर हाजीपुरा। सोनपुर ही काफ़ी है यार। ये अपनी गंडक नदी हो जाती है। फिर एक बूढ़ी गंडक नदी आती है। ठीक है, एक नदी और आती है जिसे बूढ़ी गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। इसे बूढ़ी गंडक नदी के नाम से जाना जाता है, बूढ़ी गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 320 किलोमीटर लंबी नदी है। ठीक है, और ये बिहार के अंदर खगड़िया नामक कोई स्थल है, खगड़िया, खगड़िया, इस खगड़िया नामक स्थल पर ये कौन सी नदी में मिल जाती है? तो ये खगड़िया नामक स्थल पर ये गंगा में मिल जाती है। तो ये अपन ने चर्चा कर ली इस नदी के बारे में, बूढ़ी गंडक नदी के बारे में। और इसी बूढ़ी गंडक नदी की कई सारी सहायक नदियाँ हो जाती हैं, इसीलिए अपने को इसको जानना जरूरी हो जाता है। तो इसी बूढ़ी गंडक नदी की एक सहायक नदी है जिसे बागमती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, ये अपनी बागमती नदी हो गई। प्रमुख नदी जो अपनी बागमती नदी है। इसकी कई और भी नदियाँ हो जाती है जिनकी अपन बात कर सकते हैं, लेकिन आप इतना याद रख सकते हैं कि बागमती नदी जो है वो है।
तो आप इतना इस गंडक नदी के बारे में बात कर सकते हैं। अब अपन अगली नदी की चर्चा कर लेते हैं। अगली नदी अपनी कौन सी हो जाएगी? तो अगली नदी अपनी कोसी हो जाएगी। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, इसलिए इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना रहे हैं, ठीक है। कोसी नदी को सप्तकोसी के नाम से भी जाना जाता है। सप्तकोसी नदी, इसी का कोसी नदी को सप्तकोसी के नदी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको अपन कोसी नदी भी बोल सकते हैं। कोसी बोल लो, सप्तकोसी बोल लो, एक ही नदी का नाम है, ठीक है। 7 वेतरिकाओं में मिलती है, इसलिए इसको सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। 729 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 729 किलोमीटर इसकी अपनी सप्तकोसी नदी की, कोसी नदी की लंबाई है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, और भागलपुर, इस स्थल को आप लिख सकते हैं भागलपुर, ठीक है। तो ये भागलपुर नामक स्थल पर कहाँ पर मिलती है? गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये हो गई अपनी कोसी नदी के बारे में। इसको बिहार का शोक भी बोला जाता है, क्योंकि ये टेढ़ी मेढ़ी बहती है, और जब बाढ़ आती है तो ये सीधी बहने लग जाती है, तो अचानक से गांव डूब जाते हैं, इसलिए इसको सर्पिलाकार इसका भाव क्षेत्र है, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। और सप्तकोसी नदी या फिर इस कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो कोसी नदी का जो अपना स्थल हो जाता है वो हो जाता है गोसाई धाम शिखर। गोसाई कौन सा स्थल हो गया अपना? गोसाई धाम, गोसाई धाम शिखर, जहाँ से ये नदी अपनी निकल करके आती है। तो ये होगी अपनी कोसी नदी के बारे में। 729 किलोमीटर लंबी है, गोसाई धाम शिखर से निकल करके आ रही है, भागलपुर के अंदर ये गंगा में मिल जा रही है। फिर अपनी एक नदी आती है महानंदा नदी, ठीक है, जो कि अपना इसका भाव क्षेत्र जो है वेस्ट बंगाल, बिहार और बांग्लादेश में इस नंदा नदी का भाव क्षेत्र है। वेस्ट बंगाल से यह नदी निकलती है। 360 किलोमीटर इसकी महानंदा 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर इसका, ठीक है। और ये संगम स्थल है मालदा, ठीक है। मालदा नामक स्थल है जहाँ पर गंगा में ये मिल जाती है, ठीक है। फिर एक नदी और आकर के मिलती है जिसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, जिसकी अपन अलग से चर्चा कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी काफ़ी बड़ी नदी हो जाती है, तो ठीक है। तो ये हो गई अपनी इसमें मिलने वाली प्रमुख नदियाँ जिनकी अपन ने चर्चा की, ठीक है। अब अपन चर्चा करने वाले हैं अपनी नदी के बारे में, जो गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। इस तरफ से जो नदियाँ मिलती थी वो अपन ने चर्चा कर ली है। अब अपन एक नदी मिलाते हैं इसके अंदर, जिसका नाम है यमुना नदी, और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल करके आती है। कहाँ से निकल करके आती है यमुना नदी? यमुनोत्री ग्लेशियर से, और इसकी जो लंबाई है वो 1376 किलोमीटर है। इसकी चर्चा कर लेते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं अपन यमुना नदी। यमुना नदी, और जो यमुना नदी निकल करके आ रही है वो कहाँ से निकल करके आ रही है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। ये अपनी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल करके आ रही है। और यदि अपन यमुना नदी की बात करें तो और अपन चर्चा कर सकते हैं कि यमुनोत्री ग्लेशियर जो है वो भी उत्तरकाशी जिले में है। जैसे ये अपना गंगोत्री ग्लेशियर है, उसी तरीके से यमुनोत्री ग्लेशियर दोनों के दोनों उत्तरकाशी जिले में आते हैं, उत्तराखंड राज्य के। पहाड़ी अलग आती है बंदरपुच्छ श्रेणी, यहाँ आप लिख सकते हैं बंदरपुच्छ श्रेणी, ठीक है। ये आप ध्यान रख सकते हैं कि बंदरपुच्छ श्रेणी से
यमुनोत्री ग्लेशियर वहाँ पर पड़ता है, बंदरपुंज पर्वत श्रृंखला पर, बंदरपुंज श्रेणी पर। ठीक है। और गंगा नदी की लंबाई की यदि बात करें तो इस यमुना नदी की जो लंबाई है वो 1376 किलोमीटर है। तो हमारी यमुना नदी की जो लंबाई है वो 1376 किलोमीटर हो जाती है। इसी के साथ में यह गंगा की सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी है। नदी तो ब्रह्मपुत्र भी है, लेकिन वो भी बड़ी नदी है और यमुना भी बड़ी नदी है, जो 1376 किलोमीटर लंबी है। और यमुना के अंदर काफ़ी सारी नदियाँ मिलती हैं, इस तरफ से आकर के मिलती हैं, जैसे कि एक चंबल नदी आकर के मिलती है। ठीक है। फिर एक नदी सिंध नदी आकर के मिलती है। ठीक है। फिर एक बेतवा नदी आकर के मिलती है और एक केन नदी आकर के मिलती है। ठीक है। इसमें बाईं तरफ से मिलने वाली नदियों की बात करें तो दो नदियां मिलती है, एक तो टॉन्स नदी मिलती है, एक हिंडन नदी मिलती है। ठीक है। तो ये यमुना नदी के ऊपर जो बाईं तरफ से मिलने वाली नदी है, इस नदी का नाम है टॉन्स नदी, और इस नदी को बोलते हैं हिंडन नदी। ठीक है। तो इसका आप नाम याद रख सकते हैं। ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर अपनी नदियाँ मिला देते हैं। 1376 किलोमीटर है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, बंदरपुंज पर्वत श्रेणी से है। ठीक है। और उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से यमुना नदी निकलती है। ठीक है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक नदी है ये, या फिर कहें तो गंगा की सबसे बड़ी जो नदी है सहायक नदी, वो कौन सी है? यमुना नदी ही है। इसमें दाईं तरफ से मिलने वाली नदियों में मैंने बताया आपको, एक नदी तो है ये चंबल नदी, चंबल। ठीक है। दूसरी अपनी नदी मिल जाती है, इसके अंदर मिलने वाली कौन सी नदी हो जाती है? तो इसके अंदर अपनी दूसरी नदी मिल जाती है, जिसे अपन सिंध नदी के नाम से जानते हैं। ये अपनी सिंध नदी हो जाती है। फिर इसके अंदर दो नदियां और मिलती है, एक बेतवा और एक केन नदी। इसको बोला जाता है बेतवा नदी और इसको बोला जाता है केन नदी। ठीक है। और फिर इसके अंदर हमारी गंगा नदी में और भी सहायक नदियाँ मिलती हैं। ये तो अपन ने यमुना नदी की बात की है, यमुना की सहायक नदियों की बात की है। अपन अपनी गंगा नदी की बात करें तो इसमें भी कई सारी नदियाँ मिलती हैं। ठीक है। उसकी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर अपनी नदी के अंदर मिलने वाली नदियों में से आ गई, एक तो आ गई सोन, एक आ गई टॉन्स, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। फिर आएगी अपनी एक नदी जिसको अपन टॉन्स नदी के नाम से जानेंगे, और एक नदी आएगी अपनी सोन नदी के नाम से इसे जानेंगे। ठीक है। ये अपनी सोन नदी हो जाएगी, इसको अपन सोन नदी कह देंगे। ठीक है। और अपनी जो सोन नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलती है, और मध्य प्रदेश में कहाँ से निकल करके आ रही है? इस सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। अनूपगढ़ जिला है, अनूपपुर जिला है, अमरकंटक की पहाड़ियों से, अमरकंटक। ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ी याद रखना। और जिला है अनूपपुर, अनूपपुर जिला, जहाँ से अपनी कौन सी नदी निकल करके आ रही है? जहाँ से अपनी नदी निकल करके आ रही है सोन नदी। और सोन नदी की लंबाई की बात करें तो सोन नदी 780 किलोमीटर लंबी है, 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो अपनी सोन नदी स्वर्ण नदी हो जाती है। और इसका जो विलय होता है, ये जो विलय हो रहा है वो बिहार में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? बिहार, पटना। ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सी नदी में मिल जाती है? अपनी स्वर्ण नदी के अंदर मिल जाती है। ठीक है। और स्वर्ण नदी की भी काफ़ी सारी सहायक नदियाँ हैं। इस स्वर्ण नदी की सहायक नदियों की बात करें तो आप यहाँ पर एक हेडिंग लगा लीजिए, सहायक नदियाँ, और इसके अंदर आप सारी नदियाँ लिख लो। ठीक है। तो इसमें भी बाएं तरफ से और दाएं तरफ से दोनों तरफ से मिलती है। इसमें एक तो नदी है घाघर नदी, घाघर नदी। ठीक है। और कौन सी नदी है? इसमें जोहिला नदी मिलती है, जोहिला नदी। ठीक है। और कौन सी नदी मिलती है इसमें?
इसमें एक महानदी भी मिलती है जिसे छोटी महानदी के नाम से जाना जाता है। छोटी महानदी, ठीक है। ये इसकी जो नदियां हैं वो बाएं तरफ से मिलती है। ये नदी इधर से बह रही है तो इसका बायां हिस्सा कौन सा होगा, ये वाला हिस्सा होगा। तो अपन इधर से मिलाएंगे इन नदियों को, ठीक है। तो ये अपनी बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां हो जाती है। फिर अपन इसकी दाईं तरफ से मिलने वाली नदियों की बात करें तो इस नदी की कई सहायक नदियां हैं, जैसे कि बनास नदी, गोपद नदी, रिहंद नदी, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं। कन्हार नदी, ये बहुत सारी इसकी नदियां हो जाती है जिसकी अपन ने चर्चा की। तो आप याद रखना इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है। घाघर नदी, जोहिला नदी, छोटी महानदी, बनास नदी, गोपद नदी, रिहंद नदी, कन्हार नदी, ठीक है। और उत्तरी कोयल नदी के नाम से, उत्तरी कोयल नदी के नाम से एक और नदी मिलती है। काफ़ी सारी स्वर्ण नदी के बारे में आप अलग से पढ़ सकते हैं। एक बार इसका आप गूगल पे मैप चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा इसकी सोन की और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये इसमें मिलने वाली सोन नदी होगी। फिर अपनी टॉन्स नदी है, ठीक है। ये भी गंगा नदी की सहायक नदी है जिसकी अपन को चर्चा कर लेनी चाहिए। तो गंगा नदी में जो अपनी टॉन्स नदी मिल रही है ये वेस्ट बंगाल में 2 वितरिकाओं में बंट जाती है, ठीक है। ये अपन ने इसका नाम लिख दिया टॉन्स नदी, ठीक है। अब गंगा नदी की बात करें तो ये गंगा नदी वेस्ट बंगाल में 2 वितरिकाओं में बंट जाती है, ठीक है, ठीक है ना। एक को बोलते हैं हुगली, इस वितरिका को बोला जाएगा हुगली, ठीक है। दूसरी वितरिका अपनी जो हो जाएगी उसे बोला जाएगा भागीरथी। दूसरी वितरिका अपनी हो जाएगी, इसे बोला जाएगा भागीरथी। मतलब जब गंगा नदी को अपन ने शुरुआत में पढ़ा था, जब इसके अंदर बिलांगना नदी, छोटी नदी बिलांगना नदी और अलकनंदा नदी मिली थी, तब तक इसको पहले भी भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता था। और जब ये 2 वितरिकाओं में बट जाती है तो एक वितरिका को हुगली नदी कहा जाता है और दूसरी वितरिका को भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसी हुगली नदी में आगे चल करके एक नदी आकर के मिलती है जिसे दामोदर नदी के नाम से जाना जाता है, दामोदर, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि हुगली की सहायक एक और नदी आकर के मिलेगी इसमें, जिसे दामोदर नदी के नाम से जाना जाएगा। और भागीरथी नदी जो है अपनी अलग बांग्लादेश में चली जाती है। और गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी जहाँ से बांग्लादेश बॉर्डर में प्रवेश करती है वहाँ पर एक गांव स्थल है, एक गांव है जिसे फरक्का बोला जाता है। ये भी आप याद रख सकते हैं कि फरक्का बिहार के अंदर पड़ता है, ठीक है। फरक्का जो है वो अपना झारखंड में पड़ता है, ठीक है। झारखंड मान लो या वेस्ट बंगाल में पड़ेगा अपना फरक्का, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ेगा क्योंकि वेस्ट बंगाल के बाद में ही ये आगे जा करके कहाँ बहती है, बांग्लादेश में। तो वेस्ट बंगाल में फरक्का नामक स्थल है जहाँ से ये नदी आगे चली जाती है, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ लिया इस नदी के बारे में। फरक्का जो बांग्लादेश बॉर्डर पर सबसे लास्ट गांव आएगा गंगा नदी पर, वो ये गांव आएगा अपना फरक्का, ठीक है। तो ये अपन ने भागीरथी नदी की अपने चर्चा कर ली, ठीक है। और क्या जान सकते हैं इस नदी के बारे में, और इसकी सामान्य जानकारी की बात कर लेते हैं। तो ये अपन ने गंगा नदी की बात कर ली। और गंगा नदी जब लास्ट में बहती है तो इसका एक डेल्टा बनता है, मतलब इस तरीके से जगह बन जाती है बहुत सारी, जिसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बोला जाता है, ठीक है। तो इस क्षेत्र को बोला जाएगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। डेल्टा बोले तो नदियों के बहाव से जब नदी लंबा बह करके आती है तो उसका जो बहाव क्षेत्र है वो कम हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है। तो फिर वो धीरे धीरे बहने लगती है, मिट्टी की जो गाद है वो जमा हो जाती है। लंबे दूरी तय करके आई है ये नदी, 2525 किलोमीटर तक बह करके आई है। और जब 2525 किलोमीटर बह करके आई है तो इसका जो ढलान है वो काफ़ी कम हो जाता है, गाद ला करके जमा कर देती है जो उपजाऊ क्षेत्र होता है, इसलिए उस क्षेत्र को डेल्टाई क्षेत्र कहा जाता है। और ये जो डेल्टा है इसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बोला जाता है, का डेल्टा बोला जाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, ठीक है।
तो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? अपना गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, जहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, और ये हमारे पृथ्वी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा ये वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी वजह से हमारी जो CO2 जो हमें प्रदान ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और CO2 जो एक्सेप्ट करते हैं, वो सबसे ज़्यादा ये अपना सुंदरी वृक्ष है। यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, हमें ब्राज़ील में भी देखने को मिलेंगे ऐसे ही पेड़, जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गई अपना गंगा नदी के बारे में जो अपन ने पूरी चर्चा करने की कोशिश की है। गंगा नदी के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में अपन अगला टॉपिक लेके आएंगे।